नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी प्यारी बहना जिनका नाम है माधवी। ठीक है, मैंने कहा ना हमारे देश में शेर 2-3 है, और जो मैंने आपको बताया था जो शेरों के नामा, जो अभी एक शेर है मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूँ। और डिबेट नाविका के डिबेट में है उन्हों, तो चलो हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पब्लिक मंच पर बीजेपी की बड़ी नेता, हैदराबाद में इतनी चुनौती देने वाली, पूरे देश में अपने पहले चुनाव लड़ने वाली माधवी लता जी, आप तो धूम मचाई हुई हैं। उत्तर से दक्षिण तक आपका नाम सुनकर आपको पता है, आपको लेडी सिंघम कहते हैं, लेडी सिंघम कहते हैं, निडर कहते हैं कि माधवी लता निकल रही है, सब लोग होशियार होशियार। ऐसा क्यों कहते हैं आपको? जो आज तक असत्य के अलावा कुछ बोल नहीं पाए, जो आज तक लोगों के बीच में दरार लाने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, अब उनको समझ में आया कि उनको बिल के अंदर चले जाना चाहिए। आप बिल के अंदर भेज देंगी? आप शेरनी है, लेडी सिंघम है, तो जो हमको देखते हैं तो जो बिल के बाहर आके इस प्रकार के हरकत करने वाले रहते हैं, तो उनको बिल के अंदर ही चले जाना पड़ता है ना। आप हॉस्पिटल्स चलाती थी, आप नृत्यांगना हैं, आप सोशल सर्विस करती थी। ये राजनीति में आने का विचार कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, आज से पहले क्यों नहीं आया? ये सवाल जनता जानना चाहती है, पब्लिक आज जानना चाहती है। सबसे पहली बात तो ये मानती हूं मैं, एक स्त्री का जन्म लेने की वजह से हमारे कंधों पर बहुत सारा दायित्व होता है। और हमारे यहाँ मातृभाषा में एक कहावत है, इंट गेलिची रच्च गेलवु। इसका मतलब है पहले घर संभालो, फिर बाद में राज्य संभालना। तो पहले मैं एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, मैं जितना भी दायित्व मेरा घर का प्रति था, मैं उसको करने की कोशिश करी। इन सारे काम करते वक्त मैं समाज सेविका भी बनने के प्रयत्न करी हूँ। तो उस दौरान मैंने ऐसे कई प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा, जहाँ पर यहाँ का राजनीति एक ऐसा दीवार बन रहा था मेरे लिए कि एक हद के बाहर अगर मैं एक अच्छा काम करना चाह रही थी, करने में मुझे बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, ऐसा बहुत सारे जिम्मेदारियां थे मेरे सामने, उनको निभाने के बाद ही मुझे बाहर आना था। तो भगवान की दया से जितना हो सके मैंने किया है। और उसके बाद मैं जब खास कर इन मेरे 20-25 सालों के समाज सेवा में, मैंने जब हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट, हैदराबाद लोकसभा का ये जो राज है, ये जो स्थान है, ये ओल्ड सिटी में जब 8 सालों से मैंने काम करना शुरू करा, खास कर तो वैसे कई सच्चाइयां थे वो जो मेरे सामने आए। और इन सच्चाई को बाहर लाने के लिए ऐसे एक दायित्व मुझे लेना जरूरी था, ताकि सारा देश और दुनिया उन सच्चाइयों को जाने। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन जिस सीट से आप लड़ रही हैं, ये ओवैसी परिवार का किला है, मजलिस का गढ़ है। आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल में वो कभी हारे, और उससे पहले उनके पिताजी। आपको लगता है इस बार कांटे की टक्कर है और आप सचमुच इस किला पे फतेह कर पाएंगी?
अगर यही बात स्वतंत्रता सेनानी समझते तो क्या आज भारत देश को स्वतंत्रता मिलती है? वैसे तो कौन सी बड़ी बात, इन लोगों का तो सिर्फ 40 साल का था ना, उनका तो 400 साल से ज्यादा। आप कहती हैं कि 40 साल से हैदराबाद के लोग ओवैसी परिवार की सेवा कर रहे हैं और गुलामी कर रहे हैं। क्या आधार है आपके ये कहने का? वो भी एक सांसद हैं, सेवा कर रहे हैं। नाला, लाइट, पानी, 25 साल पहले भी दारुसलाम में उनकी ऑफिस जो रहती है, एकदम बड़ी डिसिप्लिन से वो लोग टेबल और चेयर डालकर तभी भी यही दर्ज करते थे, आज भी यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं वो लोग। उनका हैसियत नाला के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, पानी के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, लाइटों के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट। पहले ये क्यों दर्ज कर रहे हैं? इसके लिए तो जीएचएमसी है ना, तो ये जीएचएमसी को काम करने नहीं दे रहे क्या? जो जीएचएमसी है इन सारे कामों के लिए काम करने के लिए, उस दिन से लेकर आज तक इंटरनेट इतना आगे बढ़ गया है, ई सेवा बढ़ गया है, आप उनको काम नहीं करने दे रहे और अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहे, टेबल चेयर डालकर ये काम करने के लिए। जहां की आपके एमएलए दारुसलाम ऑफिस में ना बैठते हुए एसी रूमों में, आपको गली मोहल्ले में जाके देखना चाहिए था यहाँ पर आईटी कंपनी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईट स्ट्रीट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे आयुर्वेदम क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे पब्लिक अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ के मोहल्ले में बस्ती अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस क्यों नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है? यही तो काम करना था आपको। इस प्रकार तो कंप्लेंट्स आपको लेना चाहिए। लेकिन आप आज भी 25 साल के बाद, 25 साल क्यों कह रही बोले तो मेरा उम्र जब 25 साल था तब भी मेरा मम्मा पापा जाकर यही कंप्लेंट दर्ज करते थे, आज भी हमारे लोग यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। अब इसके लिए भी उनको ताली बजना चाहिए, ये उनको उम्मीद करते हैं। आज तक बैरिस्टिक किया ही नहीं है, मैन्युफैक्चर भी नहीं है। मैंने भी इसमें आवाज़ उठाया था कि मैन्युफैक्चर क्या है बताओ आपका, मगर जवाब अभी तक नहीं आया कि मैन्युफैक्चर है क्या। और आप लोग एजुकेटेड हो, मुस्लिम बच्चियाँ डॉक्टर हैं, मैं जाकर अगर इलाज कराता हूँ उनके घर तो बहुत सारी मुस्लिम बच्चियाँ हैं जो डॉक्टरिंग करती है, उनके साथ मैं बात करता हूँ तो देखता हूँ वो लोग क्या है मालूम है, इतना अच्छा तरीके से बात करती है, इतना अच्छा तरीके से रिस्पॉन्स करती है, मगर वो लोग क्यों नहीं पूछती है कि भाई आपका मैन्युफैक्चर क्या है बोलकर पूछना चाहिए ना, सवाल उठाना चाहिए। नहीं खाली ऐसे ही जो आया वो कर रहे बस चलने दो बोलकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी ना किसी को आगे उठना चाहिए। आप लोग समझो बात को ये, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक क्या है मालूम हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। मैं हमारे यहाँ पे क्या है मालूम एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें सब बहुत बच्चियाँ आती है मुस्लिम की, जो कि बुर्का डाल लेके पढ़ाई करने के लिए आती है। मैं जब जाता हूँ उनके कने इलाज करने के लिए तो वो ये नहीं सोचती है कि ये हिंदू का है मैं इलाज नहीं करूँगी, वो ये नहीं सोचती है किरचस का है मैं इलाज नहीं करूँगी। वहाँ पे किरचस की भी डॉक्टर रहती है, वो भी ये नहीं सोचती है कि ये मुस्लिम की है कि मैं इसका इलाज नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे सब बराबर है। यहाँ पे चुनाव की जगह पे आने के बाद क्या है मालूम है, आप लोगों का पूरा मानसिक स्थिति बदल जाती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पूछना चाहिए आपका है क्या, आकर में क्या बनाना है। एक बात बताओ, आज तक ओल्ड सिटी में मुझे लगता है कि स्कूल तक नहीं बना है, एक गवर्नमेंट स्कूल जो बच्चे अच्छा एजुकेशन कर सके वो स्कूल तक नहीं बना पाए हो आज तक। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है क्यों ऐसा तुम पीछे जा रहे हो, आगे क्या करना चाह रहे हो आकर में ओल्ड सिटी को, तुम क्यों ओल्ड सिटी को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। एजुकेट लोग तो बोल सकते हो ना यार, चलो ठीक है अनपढ़ लोग थे पहले के लोग, ना समझते, उनको उतनी समझ नहीं थी। पहले क्या है मालूम है लाइट नहीं थी, पहले क्या है फ़ोन नहीं था, हम लोग वहाँ बैठ कर क्या है मालूम है अंधेरे में रात काटते थे और क्या है शाम के टाइम पे खेल लेते थे बैठ कर। ये बात ठीक है, जब का ज़माना अलग था। अब के ज़माने में तो यार हम तो एजुकेटेड हो गए हो, मोबाइल चलाने लगे हो, हमको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि क्या है मालूम है हमारे बच्चे, हमारे भविष्य और हमारा शहर अच्छा हो। मैं 50 बार आपको बोल चुका हूँ ये बात पर कि भाई आपको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। एजुकेटेड लोग ही उठा सकते हैं आवाज़, अनपढ़ लोग के ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि उनको नारे तकबीर बोलते हो, नारे तकबीर बोल के बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं वो लोग, मगर उनको ये पता नहीं है कि भाई ये नारा क्यों लगाया जा रहा है, नारा लगाने के पीछे कारण क्या है, ये बात नहीं समझ में आ रहा है। ये बात ये आ रहा है कि क्या है मालूम है, तुमको भड़काने के लिए लगाया जा रहा है, तुमको आगे बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जा रहा है। इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। बस हमारा कहने का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि हमको आपको भाई नहीं मानते, आपको बहन नहीं मानते। हमने कभी आज तक आपके लिए खिलाफ कभी गलत बात नहीं बोले, हम उसके खिलाफ गलत बात बोले जो हमारे लिए गलत बात बोला है। खुली बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के बात गलत नहीं बोला हूँ, ना माधवी जी ने कभी अभी तक किसी के बारे में गलत बात बोले। उन्होंने उसके खिलाफ बोला है जिसने हमारे ऊपर आवाज़ उठाया है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर बोला है, उसके ऊपर तो हम बिल्कुल बोलेंगे। आप भी रहो तो हमारी जगह पे आप भी बोलोगे। अगर आपके देवी देवताओं के लिए अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बात बताओ, बोलोगे ना। वैसे हम भी है, जैसे आप इंसान हो हम भी तो इंसान है, हमारी भी तो भावना है ना, हमारी भी भावना की कदर होनी चाहिए ना। एक देश में दो भाई क्यों नहीं रह सकते, रह सकते। बस नफरत के ये जो बीज बोने वाले हैं ना, इन लोगों को निकाल के बाजू फेंके तो रह सकते हैं। ये जो परसेंटेज निकालने जाने वाला, ये करने वाला, SC ST OBC ये जितने लोग हैं ये सबका निकल जाएगा क्या? ये सब बकवास फैला रहे हैं, तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। कांग्रेस जो है क्या है मालूम है, ये गेम खेल रही है कि इसको क्या है मालूम है, सेंटर में बैठना है, तो इसीलिए गेम खेल रही है ये। इसको देश की तरक्की नहीं चाहिए। देश की तरक्की अगर चाहिए होती तो 70 साल पहले कर लेती है देश की तरक्की। उनको ताली बजना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। तो चले और एक बार असदुद्दीन के लिए ताली बजा देते हैं, यही काम करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि 25 साल में हैदराबाद में कुछ भी नहीं बदला, स्थिति बद से बदतर है। जिस 25 साल पहले मैं याकतपुरा के संतोष नगर कॉलोनी को छोड़ी थी, मैं तब भी मेरे सामने एक हादसा हुआ था कि इतना बड़ी बारिश गिरी थी। ये बात 1992 का समय का बात है और बहुत बड़ा बारिश था तब। उस वक्त एक छोटा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा मैन होल के ऊपर ढक्कन ना रहने के वजह उसके अंदर गिरकर मर गया। और 25 साल के बाद भी अब भी ये मोरियां ऐसी भर जाते हैं, इन मोरियों में भी अब भी कोई ना कोई हादसा होते रहता है। आज भी जब हम पदयात्रा पे चलते हैं, रैलियों के लिए बाहर निकलते हैं, घर और मोहल्ले बस्ती में मिलने के लिए लोगों को, आज भी उसी मोरी से गंदा निकाला जाता है और मोरी के बाजू रखा जाता है। मैंने सुना है हम लोग हिफाजत से पैसे सोना इकट्ठा करते हैं, ये लोग गंदी नालों का गंदगी इकट्ठा करके रखते हैं यहाँ पर। अभी यही जाने इसका क्या महत्वपूर्ण है। माधवी लता जी, इस चुनाव में एक नया डेफिनेशन आया है, एक नया लफ्ज आया है, वोट जिहाद। आपको लगता है वोट जिहाद हो रहा है 2024 के चुनाव में? बदनसीबी की बात तो यह है कि वोट का मुद्दा को लोग एक मजहब का नाम दे दिए हैं। भाई वोट को ये कलर कहां से आ गया? वोट तो एक भारतीय डालता है, वोट तो इस देश का नागरिक डालता है। अभी नागरिक का क्या नाम है या क्या लिंग है, क्या जात है, क्या मजहब है, ये तो सिर्फ वोटर ID कार्ड को बोलना चाहिए ना, राजनीतिज्ञ को थोड़ा बोलना है। हम तो हमारे मतदाता के पास जाकर ये कहते हैं कि तरक्की नहीं हुआ भैया, 40 साल से पीछे रह गया है, आगे बढ़िए, सबका साथ सबका विकास। ये जिहाद का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं वो लोग जिनको तरक्की का तात्पर्य नहीं मालूम है, जो सिर्फ मजहब के अलावा कुछ मुद्दा को जिंदगी भर नहीं उठा सकते, वो लोग जो बैरिस्टर होने के बावजूद भी जिनके पास मैनिफेस्टो नहीं होता है। लेकिन हमारे पास वो मैनिफेस्टो है, हम दिखा देंगे। आप कह रही हैं सबका साथ सबका विकास, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना, अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है।
एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो ये हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं वो सब, फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जिस पार्टी आपने इस देश में हर मस्जिद को भस्म कर देगी, तोड़ देगी। असद को तब तो और एक बात तो ज्ञात देना पड़ेगा, इनकी याददाश्त मेरा लगता है थोड़ा कम हो या पूरा खत्म ही हो गई है। तो 2 मस्जिदें ऐसे तोड़वाया गया है, उनके मामू जान केसीआर जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे, नया सेक्रेटेरिएट, 2 मस्जिदें तोड़ दिए हैं। मामू जान? हाँ जी, तो वो मामू जान बनते हैं। तो मामू जान जब केसीआर मामू जान जब 2 मस्जिदें तोड़ रहे थे, तो ये कहाँ चले गए थे? शायद उनके मेडिकल कॉलेज के लिए सीट मांगने अमेरिका या लंदन चले गए होंगे मेरे हिसाब से। किसके मेडिकल कॉलेज? खुद के मेडिकल कॉलेज के, जहाँ पे 60-70 लाख दिए बगैर एक सीट नहीं मिलती ना लोगों को, तो वो मांगने वो फॉरेन पे चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जब 2 तोड़ रहे थे मामू जान, मेरे हिसाब से ये देश के बाहर होंगे, आने के बाद भूल गए होंगे। चलेगा ना, मामू भांजा के बीच में इतना प्यार तो बनता है, हक है किसी का। अब हम क्या बोले? आप कह रहे हैं कि उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। और अगर ये आरोप में आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस लाइए लोगों के सामने। आरोप लगाकर भाग जाना तो सही बात नहीं है। साहब, हम कितने सारे एविडेंस लाएंगे, मस्जिद तोड़ने का एविडेंस लाएंगे, वक्फ बोर्ड छीनने का एविडेंस लाएंगे, शमशान में खुद के एमआईएम के लोग बैठ के शमशान तोड़ते हुए एविडेंस लाएंगे। हम लोग कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स उत्तम रेड्डी साहब जब आए थे वहां पर कैंपेनिंग के लिए, उन पे पत्थर मारते हुए एविडेंस लाएंगे। सर, जिंदगी भर हम एविडेंस ही लाते रहेंगे, हम भी कुछ चुनाव में जीतेंगे या काम करेंगे? बताइए प्लीज। ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे और हमारा काम है एविडेंस ढूंढना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एसी रूम में बैठेगी, चाय और बिस्कुट गवर्नमेंट के पानी से खाते पीते रहेगी। एविडेंस तो निकालना उनका काम था। अब तक बहुत ज्यादा निकाल लिए हम लोग, कम से कम इसके बाद में वो लोग निकालेंगे, थोड़ा हम जन का सेवा भी कर लेंगे। तो आपको पूरा यकीन है कि इस बार चुनाव आप जीतेंगी? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और माधवी लता के लिए आसान नहीं होगा किला तोड़ना। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो मुस्लिम भाई बहनों का कुछ काम में आते तो। हमको बहुत खुशी होती थी अगर पसमंदों के जीवन वो उद्धार करते तो। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालते वक्त मुस्कुराकर 2 ताली बजा देते हमारे बहनों के लिए। लेकिन ताजुब की बात तो ये है, वो ना खुद के हैं ना किसी के और के भी है। जब तक वो रहेंगे, हमारे मुसलमान के सारे भाई और बहनों, नौजवान भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुल्क में। अगर उनकी तरक्की होना है, जो सही दिल से सही मायने में सबका साथ सबका विकास मानते हैं, उनका साथ देना है। और हम उन्हीं के बंदे हैं। आप उन्हीं के बंदे हैं। आपकी हाथ में इतनी रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। लोग कहेंगे, आर यू वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव? रिलीजन जिस प्रकार के मेरा चर्बी है मेरे ऊपर, इसी प्रकार से ये भी मेरा साथ है। शंकर भगवान श्मशान में रहते हैं, उस श्मशान को कौन आता है? शंकर भगवान देखते नहीं है। सभी का प्रति एक ही न्याय शंकर भगवान करते हैं। हम उन्हीं के रुद्राक्ष पहनकर यही मानते हैं कि हम आंख बंद कर मजहब को न देखते हैं, न जाति को देखते हैं, हम बस इंसान को देखते हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी कैंपेन में 2 ही तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और ट्रेंड यही दिखता है। धर्म,
धर्म के आधार पर। कोई कह रहा है मंगलसूत्र चला जाएगा, कोई कह रहा है घुसपैठिए ले लेंगे हमारी सब कहने का मकसद यही है कि हमको क्या है मालूम है, देश की उन्नति और देश के कार्य और देश को आगे बढ़ाने में हम लोगों को ये सोचना चाहिए, ना कि देश में क्या है मालूम है हमारी इबादत गाह के ऊपर वार कर रहे, हमारे मज़हब के ऊपर वार कर रहे, हमारे धर्म के ऊपर वार कर रहे। ये सब बातें एक ज़माने में होती थी, होगी, उसको अभी हमको निकाल देना चाहिए। हमको देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब बातों को छोड़कर फुकड़ के झगड़े करने का, 15 मिनट दे, 15 सेकेंड दे दो, 15 मिनट नहीं, मैं जहाँ बोले वहाँ आ जाऊँगा, ये सब बेकार बातें क्यों करना है पॉलिटिक्स में। तुम एक विषय ऐसा लेके आओ कि हम तरक्की बच्चों के लिए ये लाएंगे, हम महिलाओं के लिए ये लेके आएंगे, ये रोज़गार लेके आएंगे, और जो ऑटो का जो सरकार ने निकाली उसके खिलाफ बोलो कि तुमने जो ऑटो का निकाला है, जो बस फ्री किया है, जिसके कारण ऑटो वाले जितने लोग ऑटो चलाते हैं हमारे मुस्लिम लोग, वो लोगों को परेशानी हो रही है, वो लोगों के घर के फाइनेंसा बनने का मुश्किल हो गया। इसके ऊपर आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आप ये छोड़ दिए हो इसके ऊपर आवाज़ उठाना, आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। जो बच्चियों को आपने बोला था कि 2500 रुपये देता हूँ बोलकर, आपने क्यों रोक दिया, क्यों नहीं दिया अभी तक? इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। आप ये बोलिए राशन कार्ड बनाते बोल के बोले थे आपने, हमारे लोगों को, कई लोगों को राशन कार्ड अभी तक नहीं बना, क्यों नहीं बन रहा? आप तो 8 साल टीआरएस में थे, चलो टीआरएस में रहने के बाद आपको बनाना चाहिए था, मगर आप भी उनके साथ में खाते पीते रहे। खुली बात है, अब जो लोग सच्चे मान सकते हैं बात को, तब तो वो लोग को बोलना चाहिए था कि भाई राशन कार्ड बना। उनको नहीं बोले चलो कोई बात नहीं, इसको तो पूछ सकते, अपोजिशन में है वो, पूछो इसको कब बना था भाई राशन कार्ड बना बोलकर। और बोला 6000 रुपये देते हो लोगों को पेंशन बोल के बोला है, कब देता भाई बोल के पूछो भाई। ये बात सवाल आप बोलते हैं मैं हिंदू के लिए भी काम करता हूँ, मुस्लिम के लिए भी काम करता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ बोलते हो, तो फिर काम करने वाले इंसान सवाल करो ना भाई। आप तो सिर्फ बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू 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 हिंदू, सिर्फ यही एक लगा हुआ रहता है तुम्हारा। मैं मरने से नहीं डरता, मैं वो करने से नहीं डरता, मैं जहाँ बोले बुलाए वहाँ आ जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, सिर्फ आपका यही एक गाना है, बाकी दूसरा गाना कुछ है ही नहीं। आपको सवाल करना चाहिए सरकार से छोड़कर, जो अभी यहाँ की सरकार है इससे सवाल करना छोड़कर आप चले जाते हो वहाँ दिल्ली। वहाँ दिल्ली में दिल्ली के लोग क्या करने का है? हमारे को हैदराबाद को आगे बढ़ाना है, हमारे हैदराबाद के बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये सब छोड़ दे के आपको जाना है दिल्ली। दिल्ली में वो भी आरएसएस के पीछे भागना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को डराना जो है, डरा कर वोट हासिल करना जो है। बस भाई तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, तुम किसको डालो वोट। मैं तो खुला कहता हूँ, देखो एजुकेटेड इंसान को वोट डालो। ये बैरिस्टर है बोल के बोले, आज तक कहाँ पे बैरिस्टर की है? जब वो इन बोल रहे हैं हम मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं बोल रहे हैं, तो फिर एक बार भी जाके बाबरी मस्जिद के लिए मैं केस लड़ता हूँ बोल के क्यों नहीं बोले इन्होंने? इस बात का सवाल आप लोग कर सकते, क्यों नहीं करते हो आप लोग सवाल? मुझे यही बात समझ में नहीं आता है। आप लोग सवाल कीजिए। आप जनता और जनार्दन हो भाई, आपके सिवा आपका एक वोट कम होगा तो आदमी हार जाता। आपको ये बात मालूम रहना चाहिए। सवाल करिए, आप सवाल करोगे तभी तो क्या है मालूम है सामने वाला सुधरेगा, नहीं करोगे तो कहाँ से सुधरेगा? बस अब आपके ऊपर डिपेंड है यार। मैं एजुकेटेड इंसान से बात करना चाहता हूँ, बस इतना ही। जो बच्चियाँ हमारे कॉलेज में पढ़ रही है, बैगा डाल के डॉक्टरिंग कर रही है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एजुकेटेड के ऊपर बात करते हैं इन्हों? अगर हाँ करते हैं तो आप बिल्कुल इनको वोट डालिए। अगर नहीं, इन्हों एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं, बोलते आप वोट मत डालिए इनको। ये बात का ध्यान रखकर आप वोट को जाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपकी बात करने की तमीज़ बहुत अच्छी रहती है। मैं जब डॉक्टर करने जाता हूँ तो कितनी तहजीब से बात करते हैं, बहुत अच्छे हो आप लोग। मगर क्या है मालूम है, ये जो है ना इंसान बैठा हुआ, ये इंसान आपको क्या है मालूम है, आप लोगों को गलत साबित करने के लिए, पूरी दुनिया को मैं गलत साबित करना चाह रहे यारो आप खुद को। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। जय हिंद मित्रों। चला जाएगा, कोई कह रहा है घुसपैठिए ले लेंगे सब कुछ आपका। और ओवैसी साहब हैं, वो अपने मुस्लिम वोटर्स को कह रहे हैं
क्या ये बाहर, इनको बाहर रखना है वरना जीना मुहाल हो जाएगा इस देश में? इसका मैं पहले सवाल का जवाब ये देती हूं कि मंगलसूत्र के बारे में, जब मोदी भैया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी थे, किसी सिलेंडर के ऊपर तो मेरे हिसाब से मजहब का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब मोदी भैया ने अन्न दिए थे सबको, किसी अन्न के ऊपर खाने वाला का नाम ऊपर वाला ने लिखा होगा, लेकिन मोदी भाई ने किसी का मजहब का नाम नहीं लिखा। जब उन्होंने स्त्री का संरक्षण करने की प्रयत्न करी थी, तब भी उन्हें बिना कोई मजहब का देके उन्होंने किया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जिस प्रकार से ये लोग एक मजहब का नाम लेकर रिजर्वेशन की बातें करते हैं, तो मेरा ये समझ के बाहर है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बहुत जल्दी दे देती हूं। समझिए, एक तरफ एक 5 परिवार है जो बाकी के मजहब से हैं और गरीब परिवार है, एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान परिवार, गरीब पसमंदा परिवार है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। अगर देश का मेहनत का पैसा एक 5 परिवारों में आप बांटेंगे या मेहनत उनको देंगे, तो 5 घर में से 10 लोग बाहर निकलेंगे उन्नति कर और देश का आधार बनकर। अगर यही एक घर में आप डालेंगे जिनके परिवार में 10 बच्चे हैं, तब आप बताइए न्याय कर रहे हैं आप इसका अन्याय कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा 2, अगर यही 10 परिवार के मुसलमान के घर में अगर पिताजी और माताजी उनमें से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको बच्चों को पढ़ाने का हैसियत है, ये 10 बच्चे देश का नाज बन के बाहर निकलेंगे। अभी मुद्दा है कि इस देश का मेहनत का पैसा 2 बच्चे वाले 5 घर जाना चाहिए या 10 बच्चे वाले 1 घर जाना चाहिए। बस मुद्दा इतना ही है यहां पर। लेकिन ये जो बात कही जाती है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान परिवारों में ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी कभी हिंदू परिवारों में भी होते हैं। इधर संख्या की बात है, इधर संख्या की बात है। कितना प्रतिशत हिंदू के परिवार वर्सेस कितना प्रतिशत मुसलमानों के परिवार के बच्चे हैं। तो डेटा बताइए क्या है एवरेज? हमें मालूम नहीं था। आप एक सवाल पूछेंगे और एक मीटिंग कर लेंगे, तब डेटा आपके साथ लेके आ जाएंगे। डेटा होना चाहिए। जब आप एक थियोरी कह रही हैं कि हिंदू परिवारों का जो बच्चों का संख्या है, बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास आपके लिए। हमने 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज, 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज को हमने डिक्लेयर किया था। और डिक्लेयर जब हम करे थे मेरा खुद के इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, तब क्या हुआ, लोग आके हमसे पूछने लगे, मैडम ये कौन से नंबर डिलीवरी के लिए फ्री करेंगे आप? तो ये तो बहुत बड़ी सवाल हो गई। तब मेरा दिमाग जितना सोच सका, मैं सोची कि ये क्या 2 बच्चे के लिए हम कर सकते हैं, अभी तीसरे बच्चे के लिए तो करना सही नहीं है, क्योंकि ये किसी का पहला बच्चा भी हो सकता है। मैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट खुद के मेहनत के पैसे से कर रही हूं। तब मैंने एक लगाम रख दी है कि फर्स्ट या सेकेंड डिलीवरी फॉर ए वेरी पुअर फैमिली वी विल डू इट एट नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ताजुब की बात तो ये है, हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको भिजाएंगे। अगर हमारे पास 100 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, उसमें ऑलमोस्ट 60 से 70% चौथा या 5वां डिलीवरी मुसलमान परिवार से होता था और फर्स्ट या सेकंड डिलीवरी हिंदू परिवार का होता था। उसका प्रूफ है, आपको हम दे देंगे। यहां तक कि हम नाम नहीं ले सकते किसी का, एक मौलाना साहब का 9th डिलीवरी था, बच्चे का 9th डिलीवरी था मौलाना का साहब का, एक बच्ची का। उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोग एक अस्पताल जा रहे थे, तो उनको ये डिलीवरी के बारे में सूचना मिली, तो मेरे तक खबर आई। तो मैं एक ही बात बताई, माफ करना भैया, आपका 9वां बच्चा को तो मैं फ्री में नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप गरीब हैं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगी। उनको हमने 15,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करवा दी है, जिसका प्रूफ है हम आपको दे देंगे। आज तक हमारा पास एक भी डिलीवरी हिंदू परिवार से तीसरा बच्चा नहीं आया।